हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का जो है चैप्टर 7 करेंगे। पौधों को जानिए। फ्रेंड्स, इसके 5 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं और आज हम इसका 6th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है पौधों को जानिए। फ्रेंड्स, चैनल पर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर 6th क्लास के सभी चैप्टर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने 6th 7th 8th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट कर ली है जिसकी चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप वहां देख सकते हैं। तो देखिए, पौधों को जानिए। ये चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से फ्रेंड्स केवीएस में भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, केवीएस 2023 में भी, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट बातों को हम विशेष रूप से नोट करेंगे। बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं जबकि कुछ की पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़ एवं पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इस भाग में रंग भरिए। देखिए, चित्र 7.1 ये दिखाया गया है। ये पौधे की जड़ें हैं, ये तना है, ये पत्तियां हैं, और पत्तियां यहाँ जहाँ से जुड़ी होती हैं इसे कहते हैं पर्णवृत्त, जिसका हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता कर उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। तो यहाँ ये बताया गया कि शाख क्या होते हैं, झाड़ी क्या होती हैं और वृक्ष क्या होते हैं। उन पौधे के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए और यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। अब हम परीक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। देखिए, सुझाव। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे एवं गमलों के बीच कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। क्या आपको किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। इन्हें चित्र में दिखाया गया है, मैं आपको नीचे दिखा दूंगी। देखिए, ये होते हैं शाख, ये होते हैं झाड़ी और ये होते हैं वृक्ष। वृक्ष वो होते हैं जो विशाल होते हैं, शाख वो होते हैं जिनके तने कोमल होते हैं, और झाड़ी और आकार में जो है छोटे होते हैं, और झाड़ियाँ भी जो है आकार में छोटी ही होती हैं, लेकिन इनके तने जो है वो कठोर होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष। देखिए, हम इसको यहाँ पढ़ेंगे भी। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को शाख कहलाते हैं। तो शाख क्या होते हैं? जिनके हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शाख। शाख सामान्यतः छोटे होते हैं। तो शाख कैसे होते हैं? छोटे। अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती। तो ये होती हैं शाख की विशेषताएं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, तो इन्हें झाड़ी कहते हैं। तो झाड़ी किसे कहते हैं? कुछ पौधों में शाखाएं जो है तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कैसा होता है? कठोर, परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, इन्हें वृक्ष कहते हैं। तो वृक्ष कैसे होते हैं? जो ऊंचे होते हैं, इनके तने सुदृढ़ होते हैं, गहरे होते हैं। शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? वृक्ष। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 के कॉलम 4 को भर सकते हैं?
पहले जानना चाहते हैं कि मनी प्लांट, सेम, लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाख, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है। आपके विचार में इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। तो विसर्पी लता देखिए, जैसे ये चित्र में दिखाया है, विसर्पी लता, इनके तने कमजोर होते हैं और ये जमीन पर ही जो है फैलते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, विसर्पी लता। जबकि कुछ पौधे सहायता से, जैसा कि ये दिखाया गया है ये चित्र, सहायता से, इन्हें क्या कहते हैं, ये होती हैं आरोही लता, जो सहायता से ऊपर चढ़ जाती है। और ये जो नीचे फैलती हैं ये होती हैं विसर्पी लता। तो देखिए सहायता से जो है ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय तथा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। आपके घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, पेड़, झाड़ी और विसर्पी लता के दो दो पौधों के नाम लिखिए। तना, तो तना क्या होता है, अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फूल व फल होते हैं। आवश्यक सामग्री, एक गिलास, जल, लाल स्याही, शाकीय पौधा और एक ब्लेड। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डाल दें। शाक के तने को गिलास में रखें, जैसा कि चित्र 7.6 में दिखाया गया। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं। आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा। ये देखिए, ये यहाँ पर काट कर दिखाया गया कि लाल रंग जो है तने में ऊपर तक पहुँच गया है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता, अर्थात तना जल का संवहन करता। तो तना क्या करता है, जल का संवहन। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तना जो है वो जल का संवहन करता है। जिस प्रकार से लाल स्याही ऊपर तक पहुंची है, उसी प्रकार से जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। अब हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे कि पत्तियों की क्या विशेषताएं हैं। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे हैं। यह तने से किस प्रकार जुड़ी हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी है पर्णवृत्त कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्णवृत्त क्या होता है। पर्णवृत्त वो होता है जो पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है, वो क्या होता है, पर्णवृत्त। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। देखिए मैं आपको ये चित्र में दिखा देती हूँ। जो ये पत्ती का चपटा हरा भाग होता है, ये क्या है, पर्णवृत्त। और जो ये तने से जुड़ा है पत्ती का भाग, वो क्या होता है, पर्णवृत्त। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं। क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती, तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए। इसे चित्र 7.9 में दर्शाए गए तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है। क्या यह छाप पत्ती की तरह है। पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, देखिए जैसे इसमें दिखाई गई, इन रेखित संरचनाओं को क्या जो इस तरह की जो संरचनाएं पत्ती में दिखाई देती हैं, वो क्या होती हैं, सिराएं, या फिर वो इस तरह भी हो सकती हैं। क्या अपने पत्ती के मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती हैं, इसे मध्य सिरा कहते हैं। तो जो पत्ती में जो ये रेखित संरचनाएं होती है, ये सिराएं होती हैं, और जो मध्य में एक मोटी रेखा होती है, वो क्या होती है, मध्य सिरा। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। तो सिरा विन्यास किसे कहते हैं, जो पत्तियों के द्वारा सिराओं पर
बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, शिराविन्यास। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह शिराविन्यास जालिका रूपी हो सकता है। तो शिराविन्यास दो तरह का होता है, एक होता है जालिका रूपी और एक होता है समानांतर। तो जालिका रूपी कौन सा डिजाइन होता है, मध्य सिरा के दोनों ओर देखिए इस तरह से जो होता है जाल जैसा, वो क्या होता है, जालिका रूपी। और समानांतर शिराविन्यास इस तरह का होता है, इस तरह का जो है समानांतर शिराविन्यास होता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ऐसे शिराविन्यास को समानांतर शिराविन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके शिराविन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। आवश्यक सामग्री साक यानी कि पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा जो है लीजिए। तो इसमें ये बताया जाता है कि पत्तियां जो है जलवाष्प का कार्य करती हैं। इसमें ये बताया गया, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित तथा धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथीन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती, क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंद कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलें। ये देखिए, ये इस तरह से दिखाया गया। जब इस पत्ती पर जो है पॉलीथीन की थैली डालकर यहाँ रबर डाल दिया जाता है तो इन पत्तियों से जो है जल की बूंदें इसमें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जलवाष्प के कारण होता है, वाष्पोत्सर्जन जो इसको कहते हैं। जल की यह बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इस विषय में अध्याय 14 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा? क्या पौधे के वाष्पोत्सर्जन से निकला जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? कि अध्याय 5 के उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? तो जल का क्या होता है? जल का वाष्पन होता है, संघनन होता है, बर्फ के रूप में जमता है, वर्षा के रूप में आता। तो जल के जो है विभिन्न अवस्थाएं हैं। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता। तो ऐसा क्यों होता है? संघनन के कारण जो है ऐसा होता है। ये हमने चैप्टर 5 में भी पढ़ा। पत्तियों का और भी कार्य होता है, ये इसका अध्ययन करें। आवश्यक सामग्री पत्ती, स्प्रिट, बीकर, परखनली, बर्नर, जल, प्लेट एवं आयोडीन विलयन। परखनली में एक पत्ती रखिए। तो आयोडीन विलयन कैसे तैयार होता है इसके बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। आप अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। परखनली में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालिए जिसमें पत्ती पूर्णतः डूबी रहे। अब इस परखनली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक पत्ती से हरा रंग पूर्णतः बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परखनली से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर जल से भली भांति धोएं। इस प्लेट में रखकर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने प्रेक्षण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रेक्षण से कीजिए। इसका क्या अर्थ है? कि पत्ती में मंड है। अध्याय 2 में हमने देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप किए उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती हैं। तो अब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे। चित्र 7.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? ये देखिए, तो ये अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रही क्योंकि यह पौधे की जड़ों को जल दे रही है और जड़ों से ही जल जो है तने की सहायता से ऊपर तक पहुंचता है। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के ऊपर है?
मिट्टी के अंदर है। आइए निम्न क्रियाकलाप के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आवश्यक सामग्री 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल दीजिए। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप क्रियाकलाप में जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। आवश्यक सामग्री मक्का और चने के बीज, रुई कटोरी तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज तथा दूसरे में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खींच आता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए यानी कि जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। चित्र 7.16 ए तथा बी को ध्यानपूर्वक देखिए। अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या 7.16 ए के समान दिखती हैं अथवा चित्र की तरह बी की तरह? मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का एवं चना लिखिए। चने और मक्के की जड़ें में क्या समानताएं हैं? वे किस रूप से एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इनका पता लगाएं। खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें चित्र 7.16 ए की तरह अथवा 7.16 बी की तरह? ये देखिए, ये होती हैं जड़ें। ये जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। ये होती हैं मूसला जड़ें और ये होती हैं रेशेदार जड़ें। और मूसला जड़ों से जो ये जड़ें निकली होती हैं इनको कहते हैं पार्श्व जड़ें। तो देखिए, जिन पौधे की जड़ें 7.17 ए की तरह हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो मुख्य जड़ होती है वो होती है मूसला जड़ और उसमें से जो छोटी जड़ें निकली होती हैं वो होती हैं पार्श्व जड़। जिन पौधों की जड़ें 7.17 बी के समान हैं उन्हें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जड़ें 2 तरह की होती हैं, एक होती है मूसला जड़, एक होती है झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़। और मूसला जड़ से जो जड़ें निकली होती हैं छोटी वो होती हैं पार्श्व जड़। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ों के आधार पर 2 समूहों में बांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को एक समूह में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधे की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार है? समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार है? तो देखिए, इनका शिराविन्यास जाली का रूपी है, इनका शिराविन्यास समान। तो हमने ये पढ़ा कि मूसला जड़ें, रेशेदार जड़ें और मूसला जड़ों के बारे में हमने ये पढ़ा। बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधे की जड़ें किस प्रकार की होंगी तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है, वह पौधों की पत्तियों को देखकर भी इसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं की पत्तियों के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं? हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्तियों एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टैपियोका आदि को हम खाते हैं। तो कौन कौन सी जड़ें खाने के काम आती? फ्रेंड्स, ये CTET का एक
ये सीटेट का एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं कि लोकप्रिय क्वेश्चन है कि जड़ें कौन कौन सी होती हैं जिन्हें हम खाते हैं। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि ऐसी जड़ें जिनको हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? हाँ फ्रेंड्स, हम इस बात से सहमत हैं। देखिए चित्र में भी लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो देखिए पुष्प, गुलाब के पौधे के 3 आरेख ABC में दर्शाए गए कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों? पुष्प को रंगने के लिए आपको किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे? ये देखिए, ये चित्र में दिखाया गया है। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है, वरन पुष्पों का गुच्छ है। जैसा कि आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो किस किस को हमें नहीं लेना है? गेंदे के फूल को, सूरजमुखी के फूल को और गुलदाउदी के फूल को। क्या आप घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। देखिए ये पौधे के भाग दिखाए गए। ये जो होते हैं ये होते हैं बाह्य दल, और इसके अंदर जो है ये पंखुड़ियाँ, जैसे कि ये बाह्य, यहाँ पर खिला हुआ फूल दिखाया गया, ये बाह्य दलियाँ हैं और ये पंखुड़ियाँ हैं। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन कीजिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्यदल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं? बाह्यदल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं? आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी परीक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हों अथवा जब वे स्वतंत्र हों। तो जब वे आंतरिक भाग को हम तब देख सकते हैं जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकर पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। 7.22 में ध्यान से देखिए अथवा अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचान कीजिए। 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या पुंकेसर के, देखिए पुष्प के ये भाग हैं, ये पुंकेसर होता है, ये परागकोश होता है और ये स्त्री केसर होता है। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। तो स्त्री केसर कहाँ होता है? पुष्प के केंद्र में स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर। यदि आप इसे पूरी तरह नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। 7.24 की सहायता से स्त्री केसर भागों के पहचानिए। स्त्री केसर के भाग, तो पुंकेसर के भाग कौन कौन से हैं? ये होते हैं परागकोश और ये होते हैं तंतु। अब ये देखिए स्त्री केसर के भाग, ये वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है और ये अंडाशय होता है। तो ये स्त्री केसर के भाग होते हैं। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकन कीजिए। आइए अब हम पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 AB को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर उसे 2 प्रकार से काट सकते हैं। तो देखिए एक तो इस तरह से काट सकते हैं और एक इस तरह से हम काट सकते हैं।
अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए, ये देखिए ये इसमें कटा हुआ दिखाया गया है, ये बीजांड होता है स्त्री केसर में। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंद रखिए। आवर्तक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। तो जो छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बीजांड। अंडाशय के आंतरिक भाग का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो अपने सारणी 7.3 में लिखा उसके आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे जिनमें बाह्यदल एवं पंखुड़ी समान दिखते हो? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिनमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषयों में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो देखिए इसके सारांश को हम यहाँ पढ़ लेते हैं। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होते हैं। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त तथा फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें कुछ और भी हैं जो हम पढ़ेंगे। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती हैं। तो मूसला जड़ कौन से पौधे की होती हैं? जिनका जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां उनकी जड़ें कैसी होती हैं? मूसला जड़ें। जबकि समानांतर शिरा विन्यास युक्त वाली पत्तियों वाले पौधे की जड़ रेशेदार जड़ होती हैं। तो हम उनकी पत्तियों को देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि उसकी जड़ें कैसी हैं, मूसला जड़ें हैं या जकड़ा जड़ें यानी कि रेशेदार जड़ें हैं। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।